हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री का हम लोग बहुत सारा लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो 7 लेक्चर हो चुका है सरफेस केमिस्ट्री का। अब इस 8वां लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स का हम लोग कैटालिस्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे। कैटालिस्ट से रिगार्डिंग थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे जो कैटालिस्ट कैसे काम करता है, कैसे किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स का कैटालिस्ट देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैटालिस्ट के टाइप्स क्या क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। तो 2 तरह का हम लोग कैटालाइसिस पढ़ेंगे, एक होमोजीनियस कैटालाइसिस और एक होगा हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो देखिए, होमोजीनियस कैटालाइसिस किसको बोलेंगे, तो जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का एक ही फिजिकल स्टेट होगा, सेम फेज होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। और जब कैटालिस्ट और रिएक्टेंट का अलग अलग फेज होगा, डिफरेंट फेज होगा, डिफरेंट फिजिकल स्टेट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। तो ध्यान रखेंगे, एकदम सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फेज। वही हेट्रोजीनियस का बात करेंगे तो रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट जो होगा आर इन डिफरेंट फेज, वो डिफरेंट फेज में होगा, दोनों का स्टेट अलग अलग होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का जब सेम स्टेट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस कैटालाइसिस। और जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का अलग अलग स्टेट आएगा, अलग अलग फेज आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जैसे एग्जांपल देखिए, होमोजीनियस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराइए तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन जो है गैसियस स्टेट में है। अब यहाँ पे एक कैटालिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, उस कैटालिस्ट का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो गैसियस स्टेट में होता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कौन स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। तो यहाँ पे देखिए, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का सेम स्टेट है, इसीलिए ये एग्जांपल हो गया किसका, होमोजीनियस कैटालिसिस का। एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। तो जब मिथाइल एसीटेट का हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहल। अब यहां पे एक कैटालिस्ट हम लोग यूज करेंगे HCl। अब यहां पे देखिए, HCl का स्टेट क्या है, लिक्विड, और रिएक्टेंट का भी स्टेट क्या है, लिक्विड। तो यहां पे रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का सेम स्टेट है, सो इट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस कैटालिसिस। उसी तरह हम लोग बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं होमोजीनियस का और हेट्रोजीनियस का। बस ध्यान रखना है, अगर कैटालिस्ट और रिएक्टेंट का सेम स्टेट होगा तो होमोजीनियस, डिफरेंट स्टेट होगा तो क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे अमोनिया का जब प्रोडक्शन करते हैं तो N2 + H2 ये अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, NH3 बन गया। अब यहाँ पे NH3 के फॉर्मेशन के लिए कैटालिस्ट यूज करते हैं हम लोग आयरन। अब आयरन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है कौन स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो दोनों क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, इसीलिए ये एग्जांपल हो गया किसका, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पे एक कैटालिस्ट यूज करते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम सॉलिड होता है, तो फिर यहाँ पे देखिए इसका स्टेट क्या है, रिएक्टेंट का स्टेट गैस है और इसका स्टेट क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का डिफरेंट फेज है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का सेम स्टेट है, सेम फेज है, सेम फिजिकल स्टेट है, इसीलिए इसको बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। अब इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगला सीखते हैं कैटालिस्ट का टाइप।
अब एक तीसरा टाइप है जिसको हम लोग बोलेंगे ऑटो कैटालाइसिस। तो ये क्या है? तो यहाँ पे हम एक वर्ड यूज किए ऑटो, तो मतलब ये ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें कोई बाहरी कैटालिस्ट का यूज नहीं करेंगे। इसमें जो कैटालिस्ट होगा वो प्रोडक्ट ही होगा, मतलब जैसे प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनने के बाद वो कैटालिस्ट का काम भी करेगा और इस रिएक्शन का रेट बढ़ने लगेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटो कैटालिसिस। तो पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं। इन सम रिएक्शन one of the product act as a catalyst। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो कैटालिस्ट का भी काम करता है। इसमें कोई बाहरी कैटालिस्ट का यूज हम लोग नहीं किए हैं, जो प्रोडक्ट है वही कैटालिस्ट का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऑटो कैटालाइसिस। मतलब ये कैटालिसिस का जो काम हो रहा है वो खुद से हो रहा है, रिएक्शन का ही जो प्रोडक्ट है वही काम कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे ऑटो कैटालाइसिस। इसमें कोई बाहरी कैटालिस्ट नहीं आ रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसिटिक एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहल। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें कोई बाहरी कैटालिस्ट का हम यूज नहीं किए हैं, ये दोनों कंबाइंड होकर एसिटिक एसिड का और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, यही कैटालिस्ट का काम करेगा। इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन के रेट को यही एसिटिक एसिड बनाएगा। तो होगा क्या, शुरुआत में ध्यान रखेंगे, नोट करके यहाँ पे लिख देते हैं, शुरुआत में ये रिएक्शन जो है वो तो स्लो होगा, उसका स्पीड कम होगा, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बढ़ने लगेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लगेगा, वैसे इस रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, रेट जो होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, लेकिन प्रोडक्ट के बाद आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रेट जो होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लगेगा, रिएक्शन का स्पीड अपने आप हाई होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है एसिटिक एसिड वो ऑटो कैटालिसिस का काम करेगा। तो इस रिएक्शन में ध्यान रखेंगे, इस रिएक्शन में कोई बाहरी कैटालिस्ट नहीं आया है, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वही प्रोडक्ट कैटालिस्ट का भी काम कर रहा है और इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऑटो कैटालिसिस। फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं जिसका नाम है इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ये जो कैटालिसिस होगा ये अपने द्वारा नहीं होगा, दूसरे के द्वारा होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इसको लिख सकते हैं, व्हेन वन रिएक्शन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ अदर रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करेगा, अल्टर करेगा। जैसे एग्जांपल एक देखिए, अगर आप सोडियम आर्सेनाइड को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन। लेकिन जैसे ही सोडियम आर्सेनाइड प्लस सोडियम सल्फाइड का अगर आप मिक्सचर लेते हैं, ये दोनों का अगर आप मिक्सचर लेते हैं तो दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन होगा Na3SaSO4 और इसका ऑक्सीडेशन होगा Na2SO4। तो ध्यान दीजिए, सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड का मिक्सचर लीजिएगा तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीडेशन होगा और सोडियम सल्फाइड का भी ऑक्सीडेशन होगा।
तो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम सल्फाइड के वजह से इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये एग्जांपल हो गया किसका, इंड्यूस्ड कैटालिसिस का। तो इसको लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड। तो सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीडेशन में सोडियम सल्फाइड हेल्प कर रहा है, इसलिए इस एग्जांपल को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ऐसा कैटालिसिस जिसमें एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, उसके लिए कैटालिस्ट का काम करता है, उसी को बोलेंगे इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो यहाँ पे ये जो है इस रिएक्शन के लिए कैटालिसिस का काम कर रहा है। अब आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन को कैसे अल्टर करता है, उस सब का कॉज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे रिलेटेड टू कैटालिस्ट, थ्योरीज ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट से रिगार्डिंग बहुत सारा थ्योरी है जो यह एक्सप्लेन करता है कि कैटालिस्ट कैसे काम करता है। तो 3 थ्योरी हम लोगों को पढ़ना है, तो उसको पहले लिख लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग समझते हैं। फर्स्ट जो थ्योरी है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। सेकेंड है एडजॉर्प्शन थ्योरी, और थर्ड है मॉडर्न थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी जो है ये होमोजीनियस के लिए होगा, होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए, और एडजॉर्प्शन थ्योरी जो है ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए होगा, और मॉडर्न थ्योरी जो है ये दोनों को मिलाकर है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी प्लस एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैटालिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरी है, ये हम आपको बता दिए हैं। अब तीनों थ्योरी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कौन थ्योरी क्या कहता है। तो फर्स्ट जो थ्योरी बना था कैटालिस्ट से रिगार्डिंग होमोजीनियस कैटालिसिस का बना था, जिसका नाम है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। तो इस थ्योरी में देखिएगा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, नाम भी है इसका। तो होगा क्या, एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ, और हम लोग जानते हैं कैटालिस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैटालिस्ट का जो मास है और उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो फर्स्ट में क्या होगा, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कोई एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो है आपका ये क्या इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट फिर टूट के प्रोडक्ट में बदलता है, और इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, कुछ ही देर के लिए एग्जिस्ट करता है। फिर NO2 जैसे ही इंटरमीडिएट बनेगा, फिर NO2 जो दूसरा एक रिएक्टेंट बचा था उसके साथ कंबाइंड होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो प्रोडक्ट तो बन गया आपका SO3 प्लस जो नाइट्रिक ऑक्साइड था फिर आपको मिल जाएगा, और इस तरह कैटालिस्ट जो हम लोग यूज़ किए थे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, फिर अपने आप को वो रीजेनरेट भी कर ले रहा है, पहले जिस तरह था उस तरह भी हो जा रहा है। तो अगर हम कहेंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो ये बात गलत हो जाएगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ऐसे करता है जो उसके मास में और उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, इसलिए यहाँ पे कैटालिस्ट जो है पार्टिसिपेट किया है रिएक्शन में। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में है और ऑक्सीजन भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में है, मतलब ये होमोजीनियस कैटालिसिस को ये एक्सप्लेन करता है। उसके बाद अगर हम एडजॉर्प्शन थ्योरी को देखेंगे तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को एक्सप्लेन करेगा। तो ये आपका हो गया सॉलिड और ये आपका हो गया गैस। तो जनरली हम लोग यहाँ पे कैटालिस्ट को सॉलिड लेंगे और रिएक्टेंट जो होगा वो गैसियस स्टेट में रखेंगे। तो ये बोलता है कैटालिसिस जो होगा 3 स्टेप में होगा। कैसे? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल जो है, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जो है कैटालिस्ट के सरफेस पे क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। मतलब ये हो गया आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और ये हो गया आपका कैटालिस्ट।
तो ये थ्योरी कहता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कैटालिस्ट के सरफेस पे क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। सेकेंड क्या होगा, जैसे ही एडजॉर्प्शन होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ने लगेगा। तो सर हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एट द सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। थर्ड आपको ध्यान रखना है, जैसे ही एडजॉर्प्शन होगा तो उससे हीट रिलीज होता है। तो जो हीट रिलीज होगा वह रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। और हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए रिएक्टेंट एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का होना जरूरी है। ये दोनों एनर्जी मिलेगा तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए, वह मिनिमम एनर्जी होता है जिससे कोई रिएक्टेंट कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, ये जो हीट रिलीज हो रहा है उसके वजह से, और इस तरह रिएक्शन आपका आगे बढ़ने लगेगा। तो 3 स्टेप में आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं मॉडर्न थ्योरी, जो दोनों पर बेस्ड है, दोनों को कंबाइन करके मॉडर्न थ्योरी एक्सप्लेन करता है, जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों को एक्सप्लेन करता है। तो ये क्या कहता है, तो इसको हम लोग 5 स्टेप में समझेंगे। फर्स्ट कहता है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब समझते हैं, इंटरमिक्स होना, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा है, सरफेस पे कम है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है सरफेस पे क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे। फर्स्ट स्टेप, जैसे ही डिफ्यूज होंगे सरफेस पे आ गए, अब सरफेस पे जैसे ही नज़दीक आएंगे बैठेंगे, उसके बाद क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। तो सेकेंड स्टेप लिखे हैं, जो कैटालिस्ट के पास क्या होता है, फ्री वैलेंसी होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पर खींचता है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ एडजॉर्प्शन होता है और उसमें वह लूजली केमिकल बॉन्ड बना लेता है कैटालिस्ट किसके साथ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ लूजली केमिकल बॉन्ड बना रहती है। ये जो बॉन्ड है लूज है, कमजोर है, लूज केमिकल बॉन्ड। तो ध्यान रखेंगे कैटालिस्ट के पास फ्री वैलेंसी होता है, इसीलिए ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस में एडजॉर्ब करेगा और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ बहुत ही कमजोर केमिकल बॉन्ड बनाएगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, अब जैसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो गया सरफेस पे, अब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएगा। देखिए ए और बी आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएगा, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, क्या बनाएगा, केमिकल बॉन्ड बनाएगा आपस में, जो कि मजबूत होता है। अब यहां पे देखिए इस इंटरमीडिएट को समझिए, अब यहां पे 2 तरह का बॉन्ड हो गया। ये आपका हो गया कौन वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है लूज केमिकल बॉन्ड, और ये ए और बी आपस में केमिकल बॉन्ड बना लिया जो मजबूत है। अब यहाँ पे 2 तरह का बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, एक एडजॉर्प्शन और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच, और एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के आपस में भी बॉन्ड बन रहा है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर ए है बी है तो ए और बी के बीच में भी बन रहा है, उसके बाद ए और कैटालिस्ट के बीच में, बी और कैटालिस्ट के बीच में भी बॉन्ड बन रहा है, लेकिन वो लूज केमिकल बॉन्ड बन रहा है, वो कमजोर है। अब यहाँ पे होगा क्या, पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला जो पुराना बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ये नया बॉन्ड आपका एग्जिस्ट करेगा। तो 4 स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिजॉर्प्शन। यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा कि एडजॉर्प्शन के बाद डिजॉर्प्शन होना ही है। तो जैसे डिजॉर्प्शन होगा तो ये वाला पुराना जो बॉन्ड था वो कमजोर था, वो टूट जाएगा और ए बी जो प्रोडक्ट आपका बना है वो बाहर हो जाएगा। तो डिजॉर्प्शन हो गया। डिजॉर्प्शन में जो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल्स है वो बाहर हो जाएगा। 5th स्टेप हम लिखें, अब रिएक्शन प्रोडक्ट का डिफ्यूजन होगा। अब देखिए सरफेस पे जो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल्स था वो ज़्यादा था और बाहर क्या है, कम है, तो डिफ्यूजन फिर होगा हायर टू लोअर। तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स जाने लगेगा, क्या कि मॉलिक्यूल्स सरफेस पे ज़्यादा है तो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल जाने लगेगा, तो सरफेस क्या होगा, आपका खाली हो जाएगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल्स आएगा, फिर इसी तरह कंबाइंड होगा, फिर वो उसका भी डिजॉर्प्शन होगा, डिफ्यूजन होगा, वो भी चला जाएगा और इस तरह बार बार प्रोसेस होता रहेगा जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाए। तो इसको 5 स्टेप में आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेप में डिफ्यूजन होगा, सेकेंड स्टेप में एडजॉर्प्शन होगा क्योंकि कैटालिस्ट के पास फ्री वैलेंसी होता है,
और जैसे एडजॉर्प्शन होगा तो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स लूजली केमिकल बॉन्ड बनाएगा कैटालिस्ट के साथ। थर्ड में ध्यान रखेंगे रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स आपस में भी केमिकल बॉन्ड बनाएगा। अब दो तरह का बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में और एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और कैटालिस्ट के बीच में। जो बॉन्ड कमज़ोर होगा, जो एडजॉर्प्शन की वजह से बॉन्ड बना है वो कमज़ोर होगा तो टूटेगा, इसका मतलब डीजॉर्प्शन होगा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड जैसे टूटेगा फिर उसके बाद उनका डिफ्यूज़न होगा और फिर वो सरफेस को छोड़कर अलग हो जाएंगे और इस तरह सरफेस आपका फिर क्लीन दिखेगा, वहाँ पे कोई अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है, फिर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आएगा और इस तरह ये प्रोसेस बढ़ते चल जाएगा। तीनों थ्योरी को ध्यान रखेंगे, कोई भी थ्योरी अभी तीनों में ये मॉडर्न थ्योरी है लेकिन कोई भी थ्योरी परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। कोई अभी तक यूनिवर्सल थ्योरी नहीं आया है जो कैटालिस्ट के फंक्शन को परफेक्टली एक्सप्लेन कर सके, लेकिन मॉडर्न थ्योरी काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करता है कि कैटालिस्ट कैसे काम करता है। तो ध्यान रखेंगे, तीनों थ्योरी का ध्यान रखना है। ये आपका लेटेस्ट थ्योरी है, इसको पर आपको फोकस रखना है, इसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग थ्योरीज ऑफ कैटालिस्ट पढ़ लिए। कैटालिस्ट से रिगार्डिंग 3 थ्योरी हम लोग पढ़े। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल के बारे में चर्चा कीजिए, बताइए उनको, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ सके और उनका भी फाउंडेशन मजबूत हो सके जिस तरह फाउंडेशन आपका मजबूत हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।